हाय एवरीवन, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एमटीएस के एग्जाम्स को कंसर्न रखते हुए हमने एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी मॉक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट मॉक करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे मैम एडुकेटिव वाला कंटेंट करवाइए, तो आज के मॉक के अंदर हमने इस साल जो एडुकेटिव ने क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो आपके सीएचएसएल में पूछे गए हो, चाहे वो सीजीएल में पूछे गए हो, सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है, सीपीओ में पूछे गए हो, सारे सीपीओ के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं अभी, और आपके फेज के ना इलेक्शन सिलेक्शन फेज के भी जो एग्जाम हुए थे, तो इन सारे एग्जाम्स में एडुकेटिव ने जो कंटेंट डाला है वहीं से हमने सारा कंटेंट उठा के यहाँ पे रखा है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो पूरा ही कंप्लीट एडुकेटिव जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है और एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए हमने आज ये मॉक टेस्ट रेडी किया है। ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है, ये मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, इनका बेनिफिट उठाइए एंड ट्रस्ट मी एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल क्लासेस है, इसको पूरा लगाइए। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जैसे कि सभी को आइडिया होगा ना, एमटीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 9 to 10 क्वेश्चंस आपके वर्कैब पार्ट से आते हैं, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, राइट, आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेज हैं, स्पेलिंग एरर क्या, ये सब पूछे जाते हैं, राइट। एंड 9 to 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, एंड रेस्ट जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्लोज टेस्ट से फ्रेम किए जाते हैं। तो वही सेम पैटर्न, उसी को दिमाग में रखते हुए सेम पैटर्न यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें ये ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पहले तो इसको देखना जरूरी है, कहीं हम एंटोनिम देख लें, सिनोनिम पूछा जा रहा है किसका, एसिडुअस का। एसिडुअस का एस तो सभी को मालूम है ना, जैसे गधे होते हैं, तो गधे कितने मतलब मेहनती होते हैं ना, गधों को जैसे डोंकी को क्या बोलता है, बहुत ज्यादा मेहनती ना, जो बहुत ज्यादा डिलीजेंट होते हैं। दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है, जेंट्री है, वो कैसी है, बहुत ज्यादा मेहनती है। ठीक है, एसिडुअस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, बहुत ज्यादा क्या हो, मेहनती हो, उसे बोलते हैं एसिडुअस। ठीक है, जो गधों के जैसे काम करे। एस का मतलब डोंकी, डोंकी कैसे होता है ना, उसके ऊपर देखो सारा सामान हम लाद के जाते हैं, तो बहुत गधों के जैसे मेहनत करता है वो, तो बहुत ज्यादा जो हार्ड वर्किंग हो उसे बोलते हैं एसिडुअस। तो इसका सिनोनिम पूछा था हमसे, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जो जेंट्री है, वो कैसी है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, केयरलेस, जो केयरलेस नहीं मतलब केयरलेस है, जो ध्यान ही ना, नेग्लिजेंट, इसका भी सिनोनिम हो गया लेजी। ये सारे के सारे तो इसके क्या हो गए, एंटोनिम, राइट। अगर हम पूछें एसिडुअस का, एक हार्ड वर्कर है ना, उसका एंटोनिम क्या है, ये बन सकते हैं केयरलेस, नेग्लिजेंट, लेजी। हमसे सिनोनिम पूछा था डिलीजेंट, है ना, डिलीजेंट। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क सभी को दे रही हूँ। जैसे हमने एसिडुअस का सिनोनिम देखा डिलीजेंट, ठीक है, एक बहुत अच्छा वर्ड है जो एसएससी एमटीएस में बार बार आता है। ठीक है, एसिडुअस का सिनोनिम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आंसर वी हैव हियर इज डिलीजेंट। तो कैसे रन करेंगे, दिल्ली की जो जेंट्री है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूबल, क्या इसका पूछा है, एंटोनिम। ठीक है, वॉल्यूबल का एंटोनिम। वॉल्यूबल से क्या समझते हो, वॉल्यूबल, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम अपने आप में बहुत ज्यादा ना, वॉल्यूम हाई कर दो, वॉल्यूम अपने आप में देखो बहुत ज्यादा को ये बता रहा है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूबल होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बात करे, बेतुकी जो बातें करते हैं ना, उनको बोलते हैं वॉल्यूबल। ठीक है, वॉल्यूबल मैन। टॉकेटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा गैरुलस, जो बहुत ज्यादा बातें करे, गैरुलस टाइप के जो लोग होते हैं, मेन, स्पेशली मेन के लिए आता है ये गैरुलस। ठीक है, ही इज वेरी गैरुलस, बहुत ज्यादा बेतुकी बातें करता है, वेरी टॉकेटिव, गैरुलस वेरी टॉकेटिव। ठीक है, चैटी, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। तो अगर आप देखें वॉल्यूबल का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, बातों नहीं। तो ये सारे तो इसके हो गए सिनोनिम। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, एंटोनिम। एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा, रेटिसेंट। रेटिसेंट वो इंसान होता है जो बहुत ज्यादा रिजर्व होता है, रिजर्व्ड। ठीक है, जो रिजर्व्ड होगा वो कम बात करेगा। ठीक है, तो रिजर्व से आप लर्न कर सकते हैं रेटिसेंट। और एक इसका बहुत प्यारा सिनोनिम है टेसिटर्न, टेसिटर्न। ठीक है, ये भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है। टेसिटर्न, जो बहुत ज्यादा रिजर्व होते हैं, कम बात करते हैं, उन्हें बोलते हैं रेटिसेंट, टेसिटर्न, रिजर्व। ठीक है, और वॉल्यूबल जो बहुत ज्यादा बात करे, उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, जो कम बात करे, बहुत रिजर्व हो, रेटिसेंट हो, रिजर्व हो, टेसिटर्न हो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, स्पेलिंग एरर पूछा इसमें। ठीक है, अबंडेंट इज ग्रोथ। ठीक है, अबंडेंट इन ग्रोथ, स्पेशली वेजिटेशन। देखिए स्पेलिंग एरर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, अबंडेंट इन ग्रोथ स्पेशली वेजिटेशन। ठीक है, देखिए यहां पे ना जो स्पेलिंग्स है ना, वो क्या है, लग्जूरियंट, लग्जूरियंट की है ना, सारी की सारी। दो वर्ड्स होते हैं काफी सिमिलर है, एक होता है लग्जूरियंट और एक होता है लग्जूरियस। ठीक है, पहले हम स्पेलिंग एरर देख लेते हैं। लग्जूरियंट, देखो
LUXURI लग्जूरियंट, रियंट, RIANT लग्जूरियंट, ये स्पेलिंग गलत है, ENT नहीं होता, क्या होता है ANT, ठीक है, लग्जूरियंट, ये भी गलत है। तो वी हैज आंसर है सी। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी LUXURIANT लग्जूरियंट, ठीक है। अभी देखो ये ना, ये रूट जैसे इस चीज को अगर आप अच्छे से लर्न करो ना, ये इसको ध्यान रखना, LUXU इसको अच्छे से लर्न करना, LUXU लग्जू, LUXU, ठीक है, लग्जू, रियस RIU, यस, रियंट RIANT, रियंट, समझ पा रहे हैं आप, लग्जू LUXU, ऐसे आपको लर्न करना है, लग्जूर। तो ये दो वर्ड हैं, इनको देखो अच्छे से। एक हमारे पास में ये बी आंसर होगा, सॉरी बी, ठीक है, सी नहीं बी। तो लग्जूरियंट एंड लग्जूरियस में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए पहले। लग्जूरियंट होता है, लग्जूरियंट एक, पहले तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच समझिए, ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, लग्जूरियंट, एक्सक्यूज मी। लग्जूरियंट हम बोले लग्जूरियंट हेयर, लग्जूरियंट फॉरेस्ट, लग्जूरियंट ग्रास, मतलब बहुत ज्यादा हैवी ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ, ये ना जो लग्जूरियंट वर्ड है ना, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। किसी ग्रोथ जब बहुत अच्छी होती है ना, हम बोलते हैं शी हैज वेरी लग्जूरियंट हेयर। जो मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ग्रास बहुत बड़ी बड़ी है, अच्छी है ना, एकदम बढ़िया ग्रास है, तो हम बोलेंगे लग्जूरियंट ग्रास, लग्जूरियंट फॉरेस्ट, इस तरह से। और एक वर्ड होता है, ये ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड होता है, एबंडेंट इन ग्रोथ, जो ग्रोथ में बहुत ज्यादा हो। और एक होता है लग्जूरियस, इसका मतलब होता है मतलब हेल्थ, मतलब आपकी वेल्थ से, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं, जिनके हाथ में बहुत पैसा होता है, उसको बोलते हैं लग्जूरियस, जैसे लग्जूरियस कार, लग्जूरियस हाउस, ठीक है, ये आपका मतलब मनी से रिलेटेड होता है। इसका ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता, मनी है, जैसे आपकी वेल्थ है, वेल्थ मनी से, रिचनेस से रिलेटेड है ये, ठीक है। और लग्जूरियंट आपका एक एडजेक्टिव है, हालांकि ये भी लग्जूरियस भी अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन लग्जूरियंट किसी ग्रोथ को बोलते हैं, जैसे ग्रोथ आपकी हेयर की ग्रोथ है, फॉरेस्ट की, किसी प्लांट की ग्रोथ है, इस तरह से। एंड लग्जूरियस मतलब पैसों से जिसके पास में बहुत ज्यादा लग्जरी हो ना, जैसे बहुत महंगी कार है, शी हैज अ लग्जूरियस कार, इस तरह से, लग्जूरियस हाउस, इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वी हैव आंसर है बी, क्योंकि बी लग्जूरियंट। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, टू सेंड टू कन्वेंट्री, ठीक है। अब देखिए, टू एक्साइल विद स्टेट ऑनर्स, टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ostracism, to forgive after public disgrace, to appoint to ceremonial duties। देखिए, to send किसी को भेजना, to conventry, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या बनेगा, to subject someone to deliberate social ostracism, मतलब किसी, जो कोई जानबूझ करना डेलिबरेटली सोशल एक्टिविटीज को क्या कर दे, शन कर दे, शन मतलब उसको बंद कर दे, ऑस्ट्रेसिज्म कर दे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी। एक्साइल विद स्टेट ऑनर्स, ये तो ऑनर्स की बात हो गई, ठीक है। फॉरगिव की हमें बात नहीं है, अपॉइंट की बात नहीं है ड्यूटीज वगैरह की, तो जो किसी चीज को शन कर दे, ठीक है, इसका ये आंसर बनेगा, किसी चीज को डेलिबरेटली शन कर देना। नेक्स्ट वी हैव, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, find the part of sentence that contains an error, ठीक है। It was not until much later that the stenosis and the financial reports were brought to light by the whistleblower whose testimony proved more reliable than anyone else। देखिए, इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का आज लेवल ज्यादा रखा है, ठीक है, क्योंकि सारे एडिक्विटी के पूछे हुए क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में 2025 के। इट वॉज नॉट अंटिल मच, अब देखो ज्यादा स्टूडेंट्स है ना जो करके आए ना, मतलब ज्यादा क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करके आए हैं कि अंटिल के साथ में नोट नहीं आता, जबकि ये पार्ट सही है, ये मतलब नंबर 1 में एरर मार्क करके आए हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत था, ठीक है, क्योंकि हमने रटा होता है कि अंटिल के साथ में नोट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नोट है ना वो एम्फेसाइज करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे सही है। देखो, इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर, देखिए, दैट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वर ब्रॉट टू लाइट बाय द विसल ब्लोवर हुज टेस्टिमोनी प्रूव्ड, जिसकी टेस्टिमोनी प्रूव की गई थी, मोर रिलायबल, ज्यादा रिलायबल है देन एनीवन एल्स। अब देखो यहाँ पे आप देखें, अगर आप देख पा रहे हैं, जिसकी जो टेस्टिमोनी थी ना वो प्रूव्ड हुई थी, मोर रिलायबल, ज्यादा रिलायबल है देन क्या है यहाँ पे, देन के पहले क्या है, किसी की टेस्टिमोनी जो है ना वो प्रूफ की गई थी, वो ज्यादा रिलायबल है, किसी की जो टेस्टिमोनी है वो ज्यादा रिलायबल है
किससे? किसी और से। तो किसी और से नहीं, किसी और की टेस्टिमनी से ना, हम यही बोलेंगे। देन या तो हम ये करें देन एनीवन, देन एनी अदर, देन एनी अदर टेस्टिमनीज। आप समझ पा रहे हैं? जैसे हम करते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ, जैसे हम बोले दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, अगर हम ऐसे बोले, या मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली का मुंबई से कंपैरिजन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये बोले द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली या द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली ना, ये तो बोलेंगे। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखूं, मैं अगर ये लिखूं मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपैरिजन किसका हो रहा है यहाँ पे? मुंबई का दिल्ली से। कंपैरिजन करने के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई और कंजंक्शन देन का यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लिखूं द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। तो आप देखिए क्या ये सही है? इस क्वेश्चन को खुद देखिए। हम कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, किसका क्लाइमेट? मुंबई के क्लाइमेट का ना, इज बेटर देन दिल्ली। तो हम ये नहीं बोल रहे कि मुंबई दिल्ली से बेटर है, हम ये बोल रहे हैं कि मुंबई का जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का कंपैरिजन किया जाए। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो क्लाइमेट का है, और यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हमने दिखा दिया? दिल्ली के साथ में। तो हमारा क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली के क्लाइमेट के साथ होगा ना, मुंबई का कंपैरिजन दिल्ली से हुआ तो मुंबई के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली के क्लाइमेट के साथ होगा, क्योंकि जो हमारा कंपैरिजन होता है वो लाइकवाइज होता है। ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई कि कंजंक्शन आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम दूसरे सामने भी तो किसी और के क्लाइमेट से कंपैरिजन करेंगे ना। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि अगर मैं इस पेन का कंपैरिजन करूं तो पेन का कंपैरिजन क्या मुझसे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, ठीक है, सेम चीजों का होता है। मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पेन मतलब दूसरे पेन से कई गुना अच्छा है ना, यही बोल सकते हैं हम। तो सेम वही बात है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, है ना। या फिर हम नाउन के रिपीटेशन को ना करें, द क्लाइमेट दो बार आ गया है ना, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? देन दैट ऑफ दिल्ली। तो दैट ऑफ ये बता रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये तो हम क्वेश्चन करके आए हैं एडजेक्टिव चैप्टर में, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आओ, सेम वही चीज है यहाँ पे। ये कह रहा है कि हुज टेस्टिमनी प्रूव्ड, जिसकी टेस्टिमनी प्रूव की गई है, ज्यादा रिलायबल है, किसी और से नहीं, किसी और की टेस्टिमनी से, ठीक है। आप तो या तो ही कर देन एनी अदर टेस्टिमनी, या फिर पूरे फ्रेज को ही चेंज कर दो, आप ही लिख दो विसल ब्लोवर एंड हिज, क्योंकि हिज तो लगाना पड़ेगा ना, एंड हिज टेस्टिमनी proved more reliable than anyone else's, किसी और से। समझ पा रहे हैं? दोनों ही तरीके सही हैं। आप इधर वे इज करेक्ट, आप चाहे ऐसे करें, आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, इधर वे इज करेक्ट, दोनों ही तरीके सही हैं। आप या तो ये कर दें कि हम बोल रहे हैं कि टेस्टिमनी जो है ना, किसी की ज्यादा रिलायबल है किसी और की टेस्टिमनी से, किसी और इंसान से नहीं कर सकते। तो एनीवन एल्स तो इंसान हो गया, और यहाँ पे क्या टेस्टिमनी है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ करेंगे ना। हुज टेस्टिमनी प्रूव मोर रिलायबल देन एनी अदर टेस्टिमनी। ये नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर दो विसल ब्लोवर एंड हिज टेस्टिमनी प्रूव्ड मोर रिलायबल देन एनीवन एल्सेस, किसी और से, ठीक है ना। हिज का कंपैरिजन टेस्ट, जो उस इंसान की टेस्टिमनी है उसका कंपैरिजन किसी और की, एल्सेस को टेस्टिमनी कोई बता रहा है। समझ पा रहे हैं? जैसे हमने यहाँ पे किया कि मुंबई बेटर देन दिल्ली है, और क्लाइमेट जो मुंबई का है वो देन दैट ऑफ दिल्ली। समझ पा रहे हैं? वैसे ही यहाँ पे अगर किसी की टेस्टिमनी की बात की जा रही है, मोर रिलायबल देन एनीवन एल्सिस, किसी और की टेस्टिमनी से। एल्सिस यहाँ पे क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? किसी और की टेस्टिमनी, जैसे यहाँ पे है दैट ऑफ का मतलब है द क्लाइमेट, वैसे ही एनीवन एल्सिस का मतलब द टेस्टिमनी। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत करके आए थे, सभी को ये लगा कि अंटिल के साथ में नोट नहीं आता और ए पार्ट में एरर मार्क करते थे, जबकि एरर फोर्थ पार्ट में था। समझ में आ रहा है आपको? तो फोर्थ पार्ट में भी है एरर, और आंसर क्या होगा? नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अगर अंटिल वाला ये क्वेश्चन होता, इसको अगर हम ऐसे करते, समझिए मैं ये बोलूं
I will not prove these document until you will not come here. Okay? इसको देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए. I will not prove this document. मैं इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव नहीं करूंगी until you will not come here. जब तक तुम यहाँ पे नहीं आते हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मीनिंग है ना until, ये तो समय को बता रहा है ना, जब तक टाइम को बता रहा है, तो उसका कोई, ये बिल्कुल सही है. आई विल नॉट प्रूव है ना, आई विल नॉट प्रूव दिस डॉक्यूमेंट्स, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव नहीं करूंगा until you will not come. तो until है ना, ये until you will not, अभी देखो इस क्लोज में आ रहा है ना, तो until मैं इसको अगर ठीक करना होगा तब कैसे करेंगे, until you come here, जब तक तुम यहाँ पे नहीं आते हो. तो until के साथ में हम इस केस में नोट नहीं लगाएंगे. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नोट था ना वो एम्फेसाइज करा है, इट वॉज नॉट until much later. समझ पा रहे हैं, ये जो नोट है यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने के लिए आया है. until के साथ में नोट ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं आ सकता. हाँ, इस केस में देखो, आई विल नॉट प्रूव दिस डॉक्यूमेंट्स, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव नहीं करूंगा until you come here, जब तक तुम यहाँ पे नहीं आते हो. यहाँ पे देखो until के साथ में you will not नहीं आएगा, until you come here. until के बाद में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जो हमने किया. अगर she होता तो she comes here हो जाता. समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे. तो यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने के लिए किया गया था. एरर तो जबकि 4th पार्ट में था. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा देखना. ठीक है, नाइस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट सुटेबल ऑप्शन रिप्लेस द हाईलाइटेड. ठीक है, देखिए इसको देखिए. आई होप क्लास को, सेशन को सभी एंजॉय कर रहे होंगे, और जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने पूरे मॉक में डाले हैं. तो जो भी सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करने का तो बनता है ना, लाइक करिए फटाफट से एंड शेयर इट. आई आस्क हिम व्हाट वाज ही डूइंग देयर. अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्या पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यही पूछते हैं ना. वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना, यही तो बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड. लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है. तो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, इसका स्ट्रक्चर यही बोलता है ना कि यहाँ पे WH फैमिली आई, फिर आपकी क्या आई, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आया, सब्जेक्ट, और फिर आपका क्या आया, मेन वर्ब. दोबारा देखिए, जनरली हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई कर्ता आएगा, कर्ता कोई क्रिया करेगा, वर्ब आएगी. समझ पा रहे हैं. फिर वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा. सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है. ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में, मतलब आपका एजर्टिव सेंटेंस हो, फुल स्टॉप वाला हो. लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड था, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है. ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, किसी को यही बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग. अब इस क्वेश्चन पे आओ. आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग देयर. अब ये क्वेश्चन, हमारा सेंटेंस कैसा था, एजर्टिव, क्योंकि फुल स्टॉप है. अगर हम क्वेश्चन करते तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते. ठीक है, उस केस में तो ये सही होता व्हाट. और वैसे भी इसको लर्न कर लो, हम सारे तामझाम छोड़ते हैं, सब कुछ लर्न कर लो. WH फैमिली जब किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, WH फैमिली, आई रिपीट, जब किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के सेंटेंस के बीच में आ जाए अगर ये वर्ड्स, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते. वो कैसे बनाते हैं, एजर्टिव सेंटेंस बनाते हैं. और एजर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, WH फैमिली के बाद में हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं. ठीक है, ये एजर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आई है. अगर ये स्टार्टिंग में आता तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता. फिर हम क्या करते, हेल्पिंग वर्ब लगाते, सब्जेक्ट लगाते और मेन वर्ब लगाते. लेकिन ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आया बच्चे, ये सेंटेंस के बीच में आया है. इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक एजर्टिव सेंटेंस है. तो WH फैमिली मतलब क्वेश्चन वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो अपने बाद में सब्जेक्ट लेते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. ये स्ट्रक्चर होता है. वो अपने बाद में जब भी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो ये अपने बाद में क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, अपनी वर्ब लेंगे. आप समझ पा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट तो नहीं था ना, सब्जेक्ट तो बाद में, इसका मतलब ये गलत है. तो हमें क्या करना है, WH के बाद में हमें सब्जेक्ट देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आस्क हिम व्हाट सब्जेक्ट है, फिर आपकी क्या है, वर्ब. सही है, यहाँ पे हैड का कोई मतलब नहीं है, व्हाट डिड का कोई मतलब नहीं है, हैज का कोई मतलब नहीं है, व्हाट ही वाज डूइंग. तो हमारा WH फैमिली, सब्जेक्ट,
वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपकी एडवर्ब आ गई, हेयर देयर, अप डाउन गो, है ना, कम इन, ये सारी आपकी क्या होती हैं, स्थान को बताने वाली, प्लेस को बताने वाली, ये सब क्या है आपकी एडवर्ब। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, मैंने से पूछा वो वहां पे क्या कर रहा था। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसको अच्छे से। He asked me that where was the office, अगेन देखो सेम उसी पैटर्न पे है, ये सभी क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। 2 मिनट जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को पॉज करेगा और इसे अपने आप से करेगा, सेम पीछे वाला पैटर्न। डब्ल्यूएच फैमिली जब भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो कैसा सेंटेंस बनाएगी, एजर्टिव। अगर वो एजर्टिव है तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं ना, अगर इंट्रोगेटिव होता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, इसका मतलब ये सेंटेंस एजर्टिव है। एजर्टिव सेंटेंस का पैटर्न क्या बोलता है, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद में हम सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद में वर्ब लगाते हैं। तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑफिस। कैसे पता चला, क्योंकि नाउन है, नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। कैसे पता चला नाउन है, नाउन से पहले क्या आते हैं, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल से पता चला ये सब्जेक्ट है, तो हमें करना पड़ेगा वेयर द ऑफिस, वेयर द ऑफिस वॉज। समझ पा रहे, क्योंकि वेयर वॉज नहीं होगा, वेयर सब सारे ऑप्शन करते हैं, वेयर द ऑफिस वॉज। डब्ल्यूएच के बाद में हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमारी वर्ब चाहिए। तो वी हैव आंसर सी, ठीक है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन पे ये था, पैटर्न पे बेस था। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है, किसका, हैपेजार्ड का। हैपेजार्ड का मीनिंग क्या समझते हो, बहुत इजी है। हैपेजार्ड है ना, कोई भी चीज हैपेजार्ड हो जाना मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होना, बहुत केयरलेस जिसका नेचर होता है ना, जो भी चीजें जहां मर्जी पड़ी है, ऐसे केयरलेस एटीट्यूड, केयरलेस बिहेवियर, है ना, नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सिनोनिम पूछा था, हैपेजार्ड मतलब जो ऑर्गेनाइज ना हो, तो ये तो ऑर्गेनाइज, तो इसका एंटोनिम हो गया। सिनोनिम पूछा है, इंटेंशनल कोई मीनिंग नहीं है, प्लान्ड तो कोई चीज प्लान करके करेंगे, रैंडम, है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दो, रैंडम। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, रैंडम। हाँ, अगर एंटोनिम पूछते तो ऑर्गेनाइज बन जाता, है ना। तो वी हैव आंसर सी हियर। हैपेजार्ड मतलब केयरलेस बिहेवियर, बिना ऑर्गेनाइज के, बिना प्लान के, इस तरह से। तो अगर सिनोनिम पूछता तो ऑर्गेनाइज, प्लान्ड, है ना, ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम एंटोनिम बन जाते। लेकिन सिनोनिम पूछा, सिनोनिम रैंडम, रैंडम मतलब रैंडमली हमने ये काम कर दिया बिना सोचे समझे। नेक्स्ट वी हैव, इजी था इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। गिवन वर्ड क्या है, एंटोनिम पूछा है इसका। गिवन वर्ड वी हैव रेवरेंस। रेवरेंस किसी की रेवरेंस करना, रिस्पेक्ट करना, ऑनर देना, किसी को होमेज करना, ठीक है, ऑनर करना किसी को। एंटोनिम पूछा है, देखो रिस्पेक्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, है ना। डिवोशन, ये भी किसी को डिवोट मतलब सिनोनिम ही हो गया एक तरह से, ठीक है। वर्शिप, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, उसकी वर्शिप करते हो, ये भी सिनोनिम हो गया इसका, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट से क्या समझते हो, किसी को तिरस्कार करना, कंटेम्प्ट करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। कंटेम्प्ट से क्या समझते हो, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसडेन करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक समवन। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। एंटोनिम पूछा था रेवरेंस का। रेवरेंस का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी को होमेज करना, किसी को ऑनर देना, ठीक है, ये हो गया, किसी को ऑनर देना, होमेज देना, रिस्पेक्ट करना, ये सारे के सारे ना, ये इसके सिनोनिम हो गए। डिवोशन करना, वर्शिप करना। एंटोनिम पूछा था गिवन वर्ड का, तो एंटोनिम हमारे पास में क्या होगा, आंसर नंबर सी, कंटेम्प्ट, ठीक है, किसी की निंदा करना, डिसलाइक करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसडेन करना, कंटेम्प्ट करना, कंटेम्प्ट कर देना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। एंटोनिम पूछा है गिवन वर्ड का, ठीक है, ध्यान रखिए। एंटोनिम कौन सा वर्ड है हमारे पास में, इनकांडिसेंट। इनकांडिसेंट, ये बहुत प्यारा वर्ड है, पेपर में मतलब काफी बार आया है। अगर आप एमटीएस का प्रीवियस के पेपर्स देखेंगे ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इनकांडिसेंट, देखो कैंडल है ना, CANDL है ना, कैंडल। देखो कैंडल, कैंडल जैसे जैसे लग रहा है ना वर्ड, इन कैंडल। कैंडल क्या होती है, मतलब ब्राइट होती है ना, बहुत ज्यादा मतलब ब्राइटनेस होती है उसके अंदर, मतलब लाइट बहुत तेज आती है, ऐसे लर्न कर लो, है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा शाइनी, इस तरह से। इनकांडिसेंट मतलब कोई बहुत ज्यादा ब्राइट हो, लाइट हो, शाइनी हो, उसे बोलते हैं इनकांडिसेंट। इसका एंटोनिम पूछा है, तो देखो रेस्प्लिडेंट। रेस्प्लिडेंट होता है बहुत ज्यादा शाइन, ब्राइट, है ना। मैं बोलती हूँ जैसे मैंने बोला यस्टरडे योर मदर वॉज लुकिंग रेस्प्लिडेंट इन रेड सिल्क साड़ी। कल आपकी जो मदर थी वो क्या लग रही थी, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव, बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रही थी, बहुत रेस्प्लेंडेंट लग रही थी, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, लाइट, ब्राइट। तो यही हो गया इनकॉन्सिडेंट का, ये सिनोनिम हो गया। एंटोनिम पूछा है
ग्लिसनिंग का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा ब्राइट, शाइन, ग्लिसनिंग, ठीक है, ये भी सिनोनिम हो गया। फलजेंट, फलजेंट का मतलब भी यही होता है, बिल्कुल सिनोनिम है ये भी, बहुत ज्यादा ब्राइट, शाइन। जैसे फलजेंट डायमंड नेकलेस वाज द हाईलाइट ऑफ द पार्टी, ठीक है। फलजेंट जो नेकलेस था, डायमंड नेकलेस था, बहुत ज्यादा शाइनी, फलजेंट मतलब शाइनी डायमंड नेकलेस जो था वो हाईलाइट था पार्टी का, फलजेंट, ठीक है। फलजेंट, रेस्प्लेंडेंट, ग्लिसनिंग, इनकांसिडेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना सिनोनिम्स है बहुत ज्यादा। और एंटोनिम पूछा था डस्की, बहुत ज्यादा डस्की, मतलब मिट्टी मिट्टी लगी हो, डस्की हो, तो इसका एंटोनिम हो गया। आंसर ए है। नेक्स्ट वी हैव for the correct spelling of a lab toxicity ऐसे टर्म्स, चलो देखते हैं। देखो, साइटोटॉक्सिसिटी, 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 ठीक है। देखिए, साइटोटॉक्सिसी, ये तो वर्ड गलत है, ठीक है, ये कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। साइटोटॉक्सिसिटी, टॉक्सी, टॉक्सी होना चाहिए ना, टॉक्सी, एक्सआई, टॉक्सी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, साइटो साइटो बराबर है, टॉक्सी टॉक्सी बराबर है, यहां तक बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ एस और सी का डिफरेंस है। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, इट्स टी वाई टी ओ, साइटो टी ओ, टॉक्सी टी ओ एक्स आई, टॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी। इसको कैसे लर्न करेंगे, तीन पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। इट्स साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। एक सिटी थी बहुत ज्यादा टॉक्सिक से भरी थी, ऐसे लर्न कर लो, सिटी, सिटी, CITY, सिटी, एक सिटी थी बहुत ज्यादा टॉक्सिक उसके अंदर भरे थे, ऐसे लर्न कर लो। ऐसे ही होता क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या है, मतलब ये एक तरह का ना ड्रग है, ठीक है। जैसे कैंसर ड्रग्स होता है ना, कैंसर के सेल्स को जो मारते हैं, ठीक है, वो जो कैंसर के सेल्स को जैसे मार दे तो वो क्या होता है, टॉक्सिक, इतना ज्यादा टॉक्सिक डाल दो कि जो कैंसर के सेल्स है वो ही क्या हो जाए, डेड हो जाए, है ना, वही मीनिंग है इसका। तो साइटोटॉक्सिसिटी, एक सिटी है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक से भर गई है, ऐसे लर्न कर। नेक्स्ट वी हैव हाइलाइटेड पार्ट को चेंज करना। द बुक इज मोर बेटर, द बुक इज मोर बेटर। अब देखो, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर एक और कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और कंजंक्शन क्या लगा, देन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल कंपैरेटिव डिग्री साथ में कभी नहीं आती, जैसे डबल सुपरलेटिव डिग्री हम साथ में नहीं लगाते, वैसे डबल कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं आती है ना, ये तो हमने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है। देन द प्रीवियस वन, देखो, दिस बुक इज मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, तो इसको ऐसे करो, यहाँ पे ना मच कर दो, मच, मोर को मच में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो दिस बुक इज मच बेटर देन, मच बेटर देन, सो वी हैव आंसर ए हियर। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन तो, क्योंकि डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, हम ये तो बोलते हैं ना, ही इज टॉलर देन शी, ऐसे कर दो, जो ही है वो शी से ज्यादा बड़ा है। अब ये तो नहीं करेंगे ना, ही इज मोर टॉलर देन शी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल कंपैरेटिव डिग्री हम कभी नहीं लगाते ना, कभी नहीं लगाते, गलत हो जाएगा। हाँ, ये बोल सकते हैं, ही इज, ही को क्यों बनाओ, ही को कर देते हैं यहाँ पे, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन नेहा, मान लो यहाँ पे सुमन है, नेहा कुछ भी है, ठीक है ना, कोई लड़की है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन नेहा, यहाँ पे मोर सही है, क्यों सही है, क्योंकि हमारी बच्चे ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन किसका हो रहा है, शी का, नेहा से, तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है ना, इसको डबल कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं बनाएंगे ना, गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे बोलो, ही इज टॉलर देन शी, ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, कंजंक्शन देन लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोर लगाएंगे तो ये भी कंपैरेटिव बन गया, ये भी कंपैरेटिव बन गया, तो डबल कंपैरिजन तो गलत हो गए ना, इसलिए यहाँ पे मोर लगा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी, तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं शी का नेहा से, तो कंपैरिजन करने के लिए हमने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया, और कंजंक्शन क्या लगाया बच्चे, देन लगाया। अब ये पूरा का पूरा मेंटेन हो गया। अब यहाँ पे क्या था ना, मोर बेटर, या तो मोर को हटा दें, और नहीं तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे मोर को हटाया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, मच बेटर देन, मच बेटर देन, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बेटर देन था ना,
लेकिन यहाँ पे मोर को, लेकिन देखो ऑप्शन देखो डी और ए काफी क्लोज है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मच, ठीक है ना। मोर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मच बेटर में, तो अगर ऑप्शन में मच गिवन हो तो हमें मच को कंसिडर करना है, मच बेटर देन, मच बेटर देन। हाँ, अगर ये ऑप्शन में मच नहीं होता तो हम इसे ही कंसिडर करते हैं, बेटर देन को कंसिडर करते है ना। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, तो देखते हैं। Choose the one that most accurately conveys the sentence। चलिए देखें। She said, I was very tired yesterday, है ना। ये तो आपका नरेशन का क्वेश्चन है, इजी है। अब देखो नरेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारी वर्ब होती है और जितना भी अंडरलाइन पार्ट होता है ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में होता है पूरा का पूरा, ये क्या होती है, हमारी स्पीच होती है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर वर्ब हमारी पास में है तो पूरा का पूरा चेंज ये किस में होगा, अगर ये पास है तो मोर पास में चला जाएगा। अगर हमारी वर्ब पास में है तो हम स्पीच को भी हम चेंज करते हैं, अगर स्पीच पास में तो मोर पास में जाएगी। मोर पास का मतलब है हेड प्लस V3, क्योंकि पास में है ना, ये वॉज है, पास्ट है, तो इसका पास मोर पास क्या होगा, हेड प्लस V3। देखिए, she said she had been very tired the day before। और देख लेते हैं, she had been, she was तो देखो सेम ही आपका मतलब टेंस हो गया, पहुंचे। she had been very tired yesterday। अब देखो she had been है ना, had के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे भी had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। very tired the day before है ना, yesterday को चेंज करेंगे हम, एडवर्ब्स को तो चेंज ही करते हैं, तो yesterday का द, यहाँ पे देखो एडवर्ब को चेंज नहीं किया, तो ये गलत हो गया। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो जब भी हमारी वर्ब पास में है तो हम स्पीच को क्या करते हैं, अगर स्पीच हमारी पास में तो मोर पास में जाएगी, अगर प्रेजेंट में होती तो पास में जाती, तो ये ऑलरेडी पास में थी तो मोर पास क्या होगा, हैड प्लस V3। तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, शी। अब प्रोनाउन भी आपका चेंज होगा क्योंकि शी बात कर रही है, तो शी हैड बीन वेरी टायर्ड द डे बिफोर। समझ पा रहे हैं आप इस को, शी हैड बीन। यहाँ बीन क्यों आया, क्योंकि इसको देखिए, ये जो हमारी है ना, ये जो थर्ड फॉर्म है ना, ये देखो किसी की अवस्था को बता रही है कि किसी के होने को बता रही है। बीन जो होती है किसी को होने को बताती है। जैसे हमने बोला कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो थी बहुत ज्यादा क्या थी, टायर्ड। अब अगर आप इसको समझे ना, बीन, अगर हम इसको समझे तो बी की ना ये थर्ड फॉर्म ही है, आप समझ पा रहे हैं। बी की हमारी जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, है ना, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, बीन। ये हमारे होने को बताती है, वो बहुत ज्यादा क्या थी, टायर्ड थी। जब होने का सेंस आए ना तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज करनी तो बीन का यूज करते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म में लगानी तो इज एम आर में से लगाएंगे, वॉज वो सेकंड फॉर्म होती है, तो इसको चेंज कर दिया। मोर ओवर बात यह है कि वो सिंपल क्वेश्चन था, अगर वर्ब पास में है तो, और ये जो स्पीच है पास में है, तो ये मोर पास में जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें देखनी थी, जो कि यहाँ पे थी, ठीक है ना। यहाँ पे एडवर्ब का चेंज किया था, यहाँ पे नहीं किया था, और हमें मालूम हम एडवर्ब का चेंज करते हैं, तो वी हैव आंसर हियर ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सभी समझ रहे होंगे, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे होंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। तो इस सेशन को भी जल्दी से जो फटाफट से इसको देख रहे हैं, सेशन को लाइक करिए और शेयर भी करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। चलिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। एरर डिटेक्शन के अगेन द सिम्फोसिज्म, ठीक है, द सिम्फोसिज्म ऑन किस पे, सिम्फोसिज्म मतलब एक होती है मीटिंग। सिम्फोसिज्म से क्या समझते हो, एक तरह की मीटिंग होती है जहां पे लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक जो मीटिंग थी, किस पे थी मीटिंग, ये ऑटोनोमस सिस्टम पे, किसी सिस्टम के ऊपर ना मीटिंग हुई थी। अंडरस्कोर्ड एंड अर्जेंट नीड ऑफ, उस मीटिंग में क्या कहा गया कि एक बहुत अर्जेंट नीड है रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क की, मतलब एक बहुत ज्यादा रोबस्ट मतलब जल्दी से, है ना, एथिकल फ्रेमवर्क किया जाना चाहिए टू एंटिसिपेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, जो मतलब नॉट रिलायबल, जिसमें मतलब ना जो अनएक्सपेक्टेड, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, किस चीज को लेकर, ऑफ मशीन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर ना, ध्यान से सुनिए, पहले तो जो ऑटोनोमस सिस्टम है ना, इसको लेकर ना ये कह रहे हैं कि मशीन से जो डेटा आते हैं ना, जो मशीन के द्वारा जो रिजल्ट, जो डिसीजन दिए जाते हैं, ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये कैसे होते हैं ना, बहुत ही गलत होते हैं, ठीक है ना। अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इस तरह के परिणाम जो अच्छे नहीं होते, जिनके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर जो मशीन के द्वारा जो डिसीजन लेने के जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं, ठीक है ना। ऐसा मीटिंग में कहा गया, और मीटिंग में ये कहा गया कि इस पे हमें जल्दी से ही एक्शन लेने का और एथिकल फ्रेमवर्क करने की हमें इस पे जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसमें एरर क्या था, इसमें फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है, कुछ भी नहीं है। अगर फिक्स प्रेपोजिशन आपने अच्छे से करी है, नीड के साथ में ना, नीड ऑफ नहीं होता, नीड फॉर समथिंग होता है, नीड फॉर समथिंग, नीड फॉर समथिंग बोलता है। तो नीड फॉर
नीड ऑफ रोबस्ट एथिकल फ्रेम की जरूरत नहीं है, नीड फॉर। तो वी हैव एरर इन पार्ट टू में एरर आएगा, ठीक है। आई होप इसने ये फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट वी हैव only after the final audit report was submitted did the committee realize that the estimates, although well documented, has omitted indirect liabilities। समझिए इसको पहले, ओनली जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना ओनली आ जाए तो समझिए ये आपका एडवर्ब चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और इसमें इन्वर्जन होगा। दोबारा समझिए, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ओनली आ जाए, ठीक है, हार्डली, बियरली, स्केर्सली, हमने ये सब वर्ड्स किए हैं, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उस सेंटेंस का इन्वर्जन होता है। पहली बात तो ये है। अभी देखो, ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड, ठीक है, यहां पे देखो इन्वर्जन किया गया, डिड द कमिटी रियलाइज, ठीक है, डू डज और डिड के साथ में वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड, जब फाइनल ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट किया गया, ठीक है, उसके बाद ही डिड द कमिटी रियलाइज, कमिटी को ये रियलाइज हुआ क्या, दैट द एस्टिमेट्स का रियलाइज हुआ, ठीक है, ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड, जो एस्टिमेट्स थे ना, मतलब फाइनल ऑडिट की जो रिपोर्ट थी जिसको सबमिट किया गया, उसके बाद में ही ये रियलाइज हुआ कमेटी को कि जो एस्टिमेट्स थे वो वेल डॉक्यूमेंटेड थे। जितने भी एस्टिमेट्स थे, हमने जितने भी एस्टिमेट मतलब लगाए थे, वो सारे के सारे क्या थे, वेल डॉक्यूमेंटेड थे, कोई दिक्कत नहीं है। हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट लायबिलिटीज, लेकिन उसके अंदर वो सारे वेल डॉक्यूमेंटेड थे, ठीक है ना, एस्टिमेट सारे कैसे थे, वेल डॉक्यूमेंटेड थे, लेकिन उसमें ओमिट किया गया था, बाहर किया गया था इनडायरेक्ट लायबिलिटीज को, ठीक है, इनडायरेक्ट जो लायबिलिटीज थी ना उनको बाहर निकाला गया था। मतलब जो डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, जो एस्टिमेट्स है ना, जितने भी एस्टिमेट जो लगाए गए थे वो सारे वेल डॉक्यूमेंटेड थे, लेकिन उसमें बाहर निकाला गया था इनडायरेक्ट लायबिलिटीज को। अब देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को ब्रेक करिए। आफ्टर द फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट हमारी क्या था, सिंगुलर नाउन है, तो हमारा जो ये वर्ब आया वो सबमिटेड है ना, ये हमारा कैसा है, सिंगुलर वर्ब है ना, रिपोर्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे है, सिंगुलर, और ये पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है। रिपोर्ट तो किसी को करा, रिपोर्ट खुद थोड़ी ना किसी को करेगा, रिपोर्ट तो किया जाएगा, तो ये पैसिव था, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। नॉन डूअर है सेंटेंस का सब्जेक्ट और हमारा पैसिव आया, उसकी वर्ब क्या है, पैसिव। डिड द कमिटी रियलाइज, डू डज और डिड के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, और यहाँ पे क्या इन्वर्जन किया गया है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ओनली आया है। अब देखो दूसरा क्लोज आ गया, दैट क्या है हमारा, कंजंक्शन। द एस्टिमेट्स, जितने एस्टिमेट्स थे, ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंट, जितने भी एस्टिमेट्स थे वो कैसे थे, वेल डॉक्यूमेंटेड। अब इसको ध्यान से देखो, ये दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन, और हमने ये समझा कि कंजंक्शन से पहले एक पूरा का पूरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, फिर हमारा क्या आता है, कंजंक्शन, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है, वर्ब। यही हम समझ के आए हैं, ठीक है। कंजंक्शन के बाद में दूसरा क्लोज होता है और कंजंक्शन के पहले एक क्लोज होता है। दो क्लोजेस को कंजंक्शन जोड़ता है। क्लोज का मतलब क्या समझते हो, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, फिर कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, ठीक है। तो हमारे पास में ये कंजंक्शन था, दैट कंजंक्शन था। अब हमें दैट कंजंक्शन है, उसके बाद में हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो द एस्टिमेट, क्योंकि आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद में नाउन ही आते हैं, तो हमारा नाउन कैसा था, ये प्लूरल, क्योंकि एस्टिमेट का क्या है बच्चे यहाँ पे, एस्टिमेट्स, नाउन प्लूरल है। अब इस नाउन को अपनी वर्ब चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए हमें, कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आया है, एस्टिमेट्स, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड, जो एस्टिमेट्स है ना वो कैसे थे, वेल डॉक्यूमेंटेड थे, ये तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, इसकी वर्ब नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दैट द एस्टिमेट्स जो थे वेल डॉक्यूमेंटेड थे, हैज ओमिटेड इनडायरेक्ट, जो एस्टिमेट्स वेल डॉक्यूमेंटेड, लेकिन हैज ओमिटेड जो आया है ना, हैज, ये एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव, समझ पा रहे हैं क्या, एस्टिमेट्स हैव ओमिटेड इनडायरेक्ट लायबिलिटीज, जो एस्टिमेट्स थे वो हैव ओमिटेड, उन एस्टिमेट्स में से ओमिट किया गया, निकाला गया इनडायरेक्ट लायबिलिटीज को। वो एस्टिमेट्स तो वेल डॉक्यूमेंटेड थे, लेकिन उन एस्टिमेट्स से निकाला गया, ओमिट किया गया इनडायरेक्ट लायबिलिटीज को। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स जो थी, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे क्या आनी थी, हैव, क्योंकि एस्टिमेट्स प्लूरल था, तो वर्ब भी कैसे आनी थी, प्लूरल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मेरा ये सजेशन है कि बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम एडुकेटिव वाला लेके आइए कंटेंट, है ना,
तो इंटेंशनली थोड़े से क्वेश्चन टफर साइड में डालें, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मॉक्स आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कि क्वेश्चन को मैं कितना डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ही डिड नॉट स्पीक, है ना, डू डज, इसको लर्न कर लो ना। डू डज और डिड के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है ना तो उसमें एस लगेगा, ना एस लगेगा, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना, सेकंड वर्ब की सेकंड मतलब ये सेकंड फॉर्म थी। डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक, शी डिड नॉट स्पीक। अगर हम ये बोलते तो शी स्पीक्स ही तो लिखते ना, शी स्पीक्स ये तो लिखते ना। शी सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन डिड आ गया ना, डिड आ गया। डिड आने की वजह से हमने क्या कर दिया, या फिर स्पीक्स नहीं किया। अब आप तो ये बोलोगे कि मैम शी तो सिंगुलर है ना, शी तो क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगाइए। शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी चाहिए। लेकिन ये डिड आ गया ना, डिड की वजह से हम क्या करेंगे, स्पीक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्पीक। क्योंकि डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म। हाँ, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लेकिन यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो लेकिन वर्ब हम सिंगुलर नहीं कर रहे। ये क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, ये बेस फॉर्म है। क्यों, क्योंकि डिड आ गया। डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शी डिड नॉट स्पीक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर। अगेन एरर डिटेक्शन का है। व्हाट ही रिग्रेटेड द मोस्ट, ठीक है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री से आपने द लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। वाज नॉट द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन बट दैट ही हैड फेल्ड कम्युनिकेटिंग हिज इंटेंट क्लियरली एट द आउटसेट। क्या कह रहा है, इसको समझिए। व्हाट ही रिग्रेटेड, ही हमारा क्या सब्जेक्ट और ये क्या है उसकी वर्ब। जो उसने रिग्रेट हो रहा था ना उसको, द मोस्ट, सबसे ज्यादा रिग्रेट क्या था, द मोस्ट। वाज नॉट द आउटकम, जो आउटकम आया ना उसका रिग्रेट नहीं था। किसका आउटकम, ऑफ द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन से जो आउटकम आया उसका उसको रिग्रेट नहीं था। बट दैट ही हैड फेल्ड, बल्कि वो फेल हो गया था कम्युनिकेटिंग। अब तो कम्युनिकेटिंग, ही हैड फेल्ड, है ना। फेल के बाद में ना हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। ही हैड फेल्ड टू कम्युनिकेट, ठीक है। फेल व्हाट, टू कम्युनिकेट। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे आपका जिरन नहीं बनेगा। ही हैड फेल्ड, अब हमारा वे वर्ब था ना, वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद में आपका क्या बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। मतलब हमने वर्ब एडवांसमेंट में ये समझा है कि अगर एक वर्ब आती है और उसके बाद में अगर दूसरी वर्ब आए तो वो क्या बनेगी, इन्फिनिटिव फॉर्म में जाएगी। एक वर्ब थी ना आपकी यहाँ पे फेल्ड, भाई हैड के बाद में ये क्या थी, मेन वर्ब थी। मेन वर्ब है, एक वर्ब है, तो बाद में ना जो दूसरी वर्ब आती है ना वो जिरेंट फॉर्म में नहीं आती है, वो इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब भी एक वर्ब आ जाए और उसके बाद में अगर दूसरी वर्ब आनी हो ना तो ये हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, समझ पा रहे हैं। तो ये जिरेंट फॉर्म में नहीं आनी थी। फेल हमारी मेन वर्ब थी तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लेके आएंगे, टू कम्युनिकेट। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। बट दैट ही हैड फेल्ड टू कम्युनिकेट, ठीक है, हिज इंटेंट क्लियरली एट द आउटसेट। होता क्या है ना, हम जब चैप्टर करते हैं ना तो बहुत अच्छे से हम ये चीजें लर्न करते हैं कि एक वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव बनेगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं। अप्लाई करते हुए ना हमें रूल्स जब अप्लाई करते हैं तो हम उसको सही ढंग से ना अप्लाई नहीं कर पाते, है ना, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर आप ढंग से करोगे ना, आपने अगर इसको अप्लाई करना सीखोगे तो देखो बच्चे, ये वर्ब थी, वर्ब के बाद में हमें एक इन्फिनिटिव चाहिए, ठीक है। वर्ब के बाद में जो कि कम्युनिकेट अपने आप में क्या है, वर्ब, और फेल भी अपने आप में क्या थी, वर्ब थी। तो दो वर्ब कभी साथ में नहीं आएंगे। जैसे दो नाउन साथ में नहीं आते ना, राम मोहन, राम एंड मोहन, दो नाउन को कौन जोड़ता है, कंजंक्शन जोड़ता है। वैसे ही एक वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब कभी नहीं आएगी। अगर आएगी तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी, 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी। ये ध्यान रखिए, ये चीज मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। तो वी हैव एरर इन पार्ट 3। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। Choose the correct one word substitute. Easy होगा। The person who insists on strict adherence to rules, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, फॉलो करता है रूल्स को, ठीक है, वो कौन सा होता है, मार्टिनेट, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लर्न कर लो। देखो नेट है ना, नेट, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ना फॉलो करते हैं नेट को, बहुत ज्यादा अडियर करते हैं नेट को, ठीक है। इजी था ये तो। आइकोनो क्लास कौन से होता है, आइकोनो क्लास वो होते हैं जो हमारी सोसाइटी के बिलीफ्स हैं, सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट हो, उनको बिलीफ को ना माने, ठीक है। बोहेमियन,
बोहेमियन वो होते हैं जो बिल्कुल अनयूजुअल तरीके से जीते हैं, जैसे आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, मतलब म्यूजिक लवर होते हैं, या लिटरेचर के जो राइटर्स होते हैं, ये क्या बहुत अनयूजुअल लाइफ को जीते हैं ना, नॉर्मल लाइफ ही नहीं जीते, बोहेमियन बोलते हैं लोगों को, ठीक है। और इस क्वेश्चन का इस वर्ड का आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैवरिक का मतलब क्या होता है? हियर वी हैव आंसर मार्टिनेट। मार्टिनेट, नेट से लर्न कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अडियरेंस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को जो फॉलो करते हैं। अब नेट के पीछे सारे स्ट्रिक्टली एकदम फॉलो करते हैं ना, हमें तो नेट के ऊपर नेट का कीड़ा रहता है, ऐसे इस तरह से आप थोड़ा सा निमोनिक्स बना के लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। ही स्पीक्स, ही सिंगुलर था तो वो भी सिंगुलर है, एज इफ ही वाज नोइंग। अब देखो नोइंग तो वैसे भी होगा नहीं ना, नो तो एक ऐसी वर्ब है किसी को जानना, एक ऐसी, इसकी देखो आईएनजी फॉर्म तो बनेगी नहीं ना, एरर तो है इसमें, ठीक है। अब देखो क्योंकि वॉज, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म तब आती है जब वो एक्शन वर्ब हो, ठीक है ना, एक्शन वर्ब हो। जैसे शी वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, है ना, एक्शन हो रहा है खेलने का, लेकिन किसी को जानने में तो एक्शन नहीं होता ना, ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, एरर तो है इसमें। अब देखो एज इफ ही नोज एवरीथिंग, एज दो ही न्यू। अब देखो एज दो तो आएगा नहीं ना, क्योंकि एज इफ है तो इसको काट देंगे। एज ही नोज एवरीथिंग, एज इफ ही नोज एवरीथिंग। अब देखो अप्रोप्रिएट तो यही रहेगा, एज इफ जब आ जाए ना, हमने रूल में पढ़ा है टेंस के रूल में, सेंटेंस में अगर एज इफ आ जाए, इफ आ जाए, ऑल्दो आ जाए, प्रोवाइडेड दैट आ जाए, इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, ऑल्दो आ जाए, प्रोवाइडेड दैट आ जाए, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या फिर वर्ब का यूज करते हैं, वो तो आता ही नहीं है ना, यही। तो यहाँ पे अगर एज इफ लगाते तो यहाँ पे न्यू होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, सी, एज ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। ही स्पीक्स एज ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बोलता है जैसे वो सब कुछ जानता हो, ठीक है। ये फैक्ट भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हम कोई कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। ही नो मीन ही स्पीक्स एज ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बोलता है मतलब जैसे उसको सब कुछ मालूम है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट यही बनेगा एज। हाँ, अगर एज इफ के साथ में न्यू होता तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, क्योंकि एज इफ ऑल्दो प्रोवाइडेड दैट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर हम वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड दैट मीन्स काम अंडर प्रेशर, ठीक है। इक्वानिमिटी का है ना, इक्वा की स्पेलिंग क्या होता है? ई क्यू यू ए, इक्वा, इट्स ई क्यू यू ए, इक्वा, 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 ठीक है। इक्वानिमिटी, 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 ये स्पेलिंग गलत है, इक्वानी गलत है, इक्वानिमिटी स्पेलिंग भी है सी, इक्वानिमिटी। सो हियर इट्स ई क्यू यू ए एन आई एम आई टी वाई, इक्वानिमिटी, ठीक है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। इन द लास्ट वी हैव क्लोज टेस्ट, जिसमें 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, और ये क्लोज टेस्ट ना थोड़ा सा मतलब इसका लेवल मैं कहूँगी ज्यादा है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवल इसलिए ज्यादा रखा है कि आपके ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं करवा पाऊँ, क्योंकि कई स्टूडेंट से बोलते हैं मैम एडुकेटिव वाला कंटेंट लेके आओ, तो फिर हमने वही कोशिश की है, ठीक है। इसको कोशिश करते हैं करने की। देखिए, रिसर्चर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग फेस द ट्विन डिफिकल्टीज, ठीक है। रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि जो रिसर्चर्स है ना, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, वो कह रहे हैं कि इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ना वो फेस करते हैं क्या, 2 तरह की डिफिकल्टीज को, ट्विन डिफिकल्टी, 2 तरह की डिफिकल्टीज को, ऑफ क्या, क्यूबिट कोहेरेंस की एंड एरर रेट्स की, ठीक है। व्हाइल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैव शोन प्रॉमिस मेंटेनिंग कोहेरेंस बियॉन्ड microseconds remains due to environmental decoherence. Furthermore, scaling up the number of qubits requires dash control electronics that themselves introduce noise. To overcome these hurdles, teams are exploring dash techniques such as surface codes and topological qubits. Nice paragraph, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसको हम समझेंगे आराम आराम से। देखिए समझिए इसको, रिसर्चर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग फेस, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो फेस कर रहे हैं 2 तरह की डिफिकल्टीज ऑफ, अब डिफिकल्टीज है तो कुछ नेगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। और ड्यूरेबल तो पॉजिटिव मीनिंग है, ये होगा नहीं, ठीक है। परमानेंट अगर होता तो फिर डिफिकल्टी क्यों होती, ठीक है। पेरिनियर जो लगातार चलता रहे, अगर इस तरह का भी होता तो क्यों होती। अगर हम देखें ना ऑप्शन ही हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं, अगर हमको इनके मीनिंग भी पता होगा ना तो हम इनको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफिमरल, एफिमरल का मतलब होता है क्षणिक,
है ना, क्षण भर का, ये तो एफिमेरल क्षण है, मतलब एफिमेरल जो हमारी जॉय है, खुशी है, एफिमेरल होती है, दुख होते हैं कैसे होते हैं, एफिमेरल होता है वैसे। रिसर्चर इन क्वांटम कंप्यूटिंग फेस द ट्विन डिफिकल्टी ऑफ एफिमेरल क्षणिक क्यूबिट कोहेरेंस का एंड एरर रेट्स। देखते हैं, ये भी तो नेगेटिव में जाएगा अगर वो नेगेटिव है, क्योंकि एंड से जुड़ा है, एंड से पहले अगर नेगेटिव है तो बाद में भी क्या जाएगा, नेगेटिव। देख लेते हैं, एंड नेग्लिजिबल, प्रोहिबिटिव, चीप एंड लो। देखिए नेग्लिजिबल से क्या समझते हो आप, नेग्लिजिबल जिसको नेग्लेक्ट किया जाए, चीप बहुत चीप, लो प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है एक इतना ज्यादा रेट हो जाना, इतना ज्यादा किसी चीज का रेट हो जाना कि आप उसको अफोर्ड ना कर पाओ, ठीक है, आप उसको खरीद ना पाओ, प्रोहिबिटिव। अब देखिए ट्विन डिफिकल्टीज ऑफ, अब यहाँ पे क्या कोहेरेंस, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया, एंड प्रोहिबिटिव एरर्स रेट्स, मतलब इतने ज्यादा हाई रेट्स हो जाता है, इतने ज्यादा हाई रेट्स हैं, बहुत ज्यादा हाई रेट्स हैं। मतलब जो दो तरह की डिफिकल्टीज है वो क्या है, एक तो क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा क्षणिक है, एफिमेरल है, क्यूबिट कोहेरेंस, एंड यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा एरर रेट्स हैं इसमें। प्रोहिबिटिव का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है। वाइल सुपर कंडक्टिंग, नेक्स्ट देख लेते हैं, while superconducting qubits के लिए have shown, has have had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, have promise maintaining coherence beyond microseconds remains, ठीक है, remains dash due to environmental decoherence, ठीक है। यहां पे देखो ट्रैक्टेबल, किसी को ट्रैक किया जाए, इनेट, रिडंडेंट एंड एल्यूसिव, ठीक है। एल्यूसिव का मतलब होता है विच इज नॉट वेरी इजी, ठीक है ना। एल्यूसिव से क्या समझते हो, किसी भी चीज को इजीली कैच ना करना, फाइंड ना कर पाना, ठीक है, एल्यूसिव, बहुत ज्यादा एल्यूसिव है, हम इसको एल्यूसिव थॉट है, हम समझ ही नहीं पा रहे आप क्या बोल रहे हो ना, किसी चीज एल्यूसिव जो इजीली किसी को आप कैच ना कर पाओ, फाइंड ना कर पाओ, एल्यूसिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमेन्स एल्यूसिव, जो ये मेंटेनिंग डीकोहेरेंस है ना, बियॉन्ड माइक्रो सेकेंड्स रिमेन्स, कैसे है ये, एल्यूसिव है, ठीक है, इनको कैच कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, इनको फाइंड कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्यों, ड्यू टू एनवायरमेंटल डीकोहेरेंस, ठीक है, डीकोहेरेंस की जो एनवायरमेंटल डीकोहेरेंस है उसकी वजह से ये बड़े ही एल्यूसिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टेबल तो जिसको ट्रैक किया जा सके, लेकिन ये सारा जो हमारा कॉनोटेशन किसका चल रहा है, पूरी पैराग्राफ का नेगेटिव कॉनोटेशन चल रहा है, तो हम पॉजिटिव तो करेंगे नहीं ना, इनेट आएगा नहीं, रिडंडेंट आएगा नहीं, एल्यूसिव मतलब नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है, elusive due to environmental decoherence. Furthermore, scaling up the number of qubits requires, अब इन qubits को furthermore क्या requires होती है, austere तो monk वगैरह हो गए, ठीक है ना। rudimentary से क्या समझते हो आप, rudimentary होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बेसिक सा, ऑब्सोलीट जो बिल्कुल खत्म हो चुके, तो बेसिक नहीं, ऑब्सोलीट नहीं, सोफिस्टिकेटेड, देखो मीनिंग से समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा में क्या है, रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट देमसेल्फ इंट्रोड्यूस नॉइस, जो अपने आप ही नॉइस को इंट्रोड्यूस कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखो रूडिमेंट्री होता है बहुत बेसिक, ठीक है, इसलिए हमने इसको निग्लेक्ट किया। ऑब्सोलीट जो बिल्कुल खत्म हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, जो छोटे फोन आते थे या डिक्शनरीज होती हैं, वो क्या हो गई अभी, ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब सब तो गूगल ही करते हैं, चैट जीपीटी आ गया है ना। ऑस्टेट तो मोंग वोंग होते हैं, तो सोफिस्टिकेटेड, रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक्स दैट देमसेल्फ इंट्रोड्यूस नॉइस टू ओवरकम दीज हर्डल्स। इन हर्डल से ओवरकम होने के लिए टीम्स आर एक्सप्लोरिंग, जो टीम है वो एक्सप्लोर कर रही है डैश टेक्निक्स सच एज सरफेस कोड्स एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, वो इस तरह की सर्च पे लगी हुई है। तो टीम्स आर एक्सप्लोरिंग, फेलेशियस नहीं होगा, ठीक है ना। क्वांटम एरर करेक्टिंग प्रिजम्पटिव क्या कर रही है, टीम्स आर एक्सप्लोरिंग प्रिजम्पटिव टेक्निक्स सच एज सरफेस कोड्स एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स। यहाँ पे प्रिजम्पटिव का मतलब होता है प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल होने मतलब हो सकता है ऐसा, क्योंकि टीम तो एक्सप्लोर ही कर रही है ना, प्रोबेबल ही तो कर रही है वो, तो टीम्स आर एक्सप्लोरिंग प्रिजम्पटिव टेक्निक्स सच एज सरफेस कोड्स एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स। तो बस ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, जो कि जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने किए,
और इसी तरह के मॉक्स अभी आगे भी चलते रहेंगे पेपर तक आपके। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में भी कभी देखेंगे, बस इतना ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट बहुत प्यारा लगा हो, तो आपको सिर्फ सेशन को लाइक करना है एंड मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ब्लिसफुल डे।